है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत हम CDP के अंदर सीटेट में NCF 2005 से हिंदी हो गया, CDP हो गया, मैथ हो गया, हर जगह प्रश्न पूछे जाते हैं NCF में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में हर सब्जेक्ट में 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है NCF की फुल फॉर्म क्या है। तो NCF की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब इसके बारे में देखते हैं। बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 है, जो इसका उद्धरण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता जो होती है उदार आनंद बचपन की कुंजी होती है। चलिए, तो भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज बन चुके हैं, जिसमें सबसे पहला बना था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1988, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000। NCF 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी। तो NCF 2005 के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी थे, और इनके शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज हैं क्या क्या हैं। अब आइए उसको हम देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद जो था, इसका संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षा परिषद NCERT की कार्यकारिणी ने 14 और 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1993 की शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट में विद्यालय शिक्षा के लिए NCF 2000 की समीक्षा कराने की आवश्यकता व्यक्त की थी। इन्हीं निर्णय के संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया था। तो यहाँ से जो मेरे मेन पॉइंट बने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो थी 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षा परिषद NCERT की कार्यकारिणी ने 14 और 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1993 की शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट में विद्यालय शिक्षा के लिए NCF 2005 की समीक्षा करने की आवश्यकता व्यक्त की थी। इन्हीं निर्णय के संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया था। चलिए, भारत सरकार के MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। तो भारत सरकार के MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। पाठ्यचर्या के दस्तावेज ने पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा था। तो पाठ्यचर्या के इस दस्तावेज ने पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा था, जिनमें ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो जिसमें पहला था ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रतन तो पराली से मुक्त हो, पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करना कि बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाएं। तो पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करना कि बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया कराएं, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाएं तथा कक्षा की गतिविधियों को से जोड़ना होता है। एक ऐसी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक और राष्ट्रीय चिंतन समाहित हो सके। तो पाठ्यचर्या इस दस्तावेज ने पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा था, जिसमें 5 सिद्धांत थे। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करना कि बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाया जा सके, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना, एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक और राष्ट्रीय चिंतन समाहित हो सके। चलिए, NCF 2005 के मुख्य अंग यानी अध्याय कौन कौन से हैं। तो पहला था परिप्रेक्ष्य, सीखना व ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, विद्यालय व कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। तो NCF 5 के मुख्य जो अंग अध्याय थे, परिप्रेक्ष्य थे, सीखना व ज्ञान थे, पाठ्यचर्या के क्षेत्र थे, विद्यालय व कक्षा का वातावरण था, व्यवस्थागत सुधार था। चलिए, अब अध्याय 1 देखते हैं। अध्याय 1 में परिप्रेक्ष्य में क्या क्या था।
तो इसमें था शिक्षा जो हो बिना बोझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, संविधान में उल्लिखित मूल्य जैसे सामाजिक न्याय, क्षमता एवं धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठ्यचर्या का अभ्यास कराना। तो शिक्षा बिना बोझ के अध्याय व पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराना, संविधान के उल्लेखित मूल्य जैसे सामाजिक न्याय, क्षमता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठ्यचर्या का अभ्यास करवाना था। अध्याय 2 सीखना तथा ज्ञान। समझ का पुनः अभिमुखीकरण करना, सर्वज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना, समावेशी वातावरण तैयार करना, ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, प्रयोगात्मक माध्यमों द्वारा सक्रिय शिक्षण आदि करना। तो समझ का पुनः अभिमुखीकरण करना, सर्वज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना, समावेशी वातावरण तैयार करना, ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना एवं प्रयोगात्मक माध्यमों द्वारा सक्रिय शिक्षण आदि की व्यवस्था करना एवं सीखने की प्रक्रिया के निर्माण के बाद पर बल दिया जाए। चलिए उसके बाद एक्सप्लोरिंग आदि किया जाए। अब अध्याय 3 देखते हैं, पाठ्यचर्या के क्षेत्र। तो पाठ्यचर्या के क्षेत्र में भाषा, त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया जाना चाहिए। अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। बच्चों के घरेलू भाषाओं यानी मातृभाषाओं को शिक्षण का माध्यम बनाया जाना चाहिए। भारतीय समाज में बहुभाषा आत्मक प्रकृति को संसाधन के रूप में देखना जाना चाहिए और सभी भाषाई कौशलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया जाना, अंग्रेजों को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता, बच्चों के घरेलू भाषाओं और मातृभाषाओं को शिक्षण तथा माध्यम बनाया जाना चाहिए एवं भारतीय समाज में बहुभाषा आत्मक प्रकृति को संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए एवं सभी भाषाई कौशलों पर विशिष्ट ध्यान दिया जाना चाहिए। अब गणित में भाषा का क्या रोल है उसको देखते हैं एनसीएफ का। तो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीकरण एवं अमूर्त का निर्माण करना होता है। तो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीकरण अमूर्त का निर्माण करना आदि था। चलिए अब हम विज्ञान के बारे में देखते हैं। विज्ञान की जो भाषा होती है, प्रक्रिया एवं विषय वस्तु विद्यार्थियों की उम्र एवं उसकी ज्ञान सीमा के अनुकूल होनी चाहिए। तो विज्ञान की भाषा जो हो, प्रक्रिया एवं विषय वस्तु विद्यार्थियों की उम्र और उसकी ज्ञान सीमा के अनुकूल होनी चाहिए। पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। रचनात्मकता और जिज्ञासा का संपोषित करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में प्रमुख भारतीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय, मानव अधिकार, अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित किए जाने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए एवं नागरिक शास्त्र को राजनीतिक शास्त्र से तब्दील कर दिया जाए। इतिहास को बच्चे के अतीत तथा नागरिक की पहचान की अवधारणा पर प्रभाव डालने वाले विषय के रूप में पहचाना जाना चाहिए एवं विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिया जाए। तो सामाजिक विज्ञान में क्या क्या महत्व है? प्रमुख भारतीय चिंताएं जैसे लैंगिक न्याय, मानव अधिकार, अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित किए जाने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। नागरिक शास्त्र को राजनीतिक शास्त्र से तब्दील कर दिया जाए। इतिहास को बच्चे की अतीत तथा नागरिकता की पहचान की अवधारणा को प्रभाव डालने वाले विषय के रूप में पहचाना जाए। विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिया जाए। चलिए अब हम शांति देखते हैं, शांति के बारे में। तो स्कूल शिक्षा के दौरान उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से सभी विषयों में शांति के मूल्यों का संवर्धन हो। शांति के लिए शिक्षक को शिक्षक प्रशिक्षक का भी एक अव्यय बनाया जाना चाहिए। तो स्कूल शिक्षा के दौरान उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से सभी विषयों में शांति के मूल्यों का संवर्धन करना चाहिए एवं शांति के लिए शिक्षक को शिक्षक प्रशिक्षक के एक अव्यय बनाया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 के प्ले स्पेशल अटेंशन टू 4 एरियाज। तो इसमें कौन कौन से थे उसको देखते हैं। पहला था कार्य शिक्षा बच्चों के गतिविधियों तथा प्रयोग पर आधारित हो। कला के अंतर्गत नृत्य, दृश्य तथा नाटक शामिल हो। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो, यानी मिड डे मील स्कीम नीड टू स्टैंड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स शुड बी मेड इरेगुलर पार्ट ऑफ एजुकेशन। यानी इसका मतलब यह था कि फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ में भी मिड डे मील स्कीम का आवश्यकता है, जिसके द्वारा बच्चों में स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपर मात्रा में उनको न्यूट्रिशन मिल सके और स्पोर्ट आदि खेल में बच्चों को इंटरनल पार्ट ऑफ एजुकेशन खेल आदि में बच्चों को जोड़ा जाना चाहिए।
अब विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। तो ढांचागत और भौतिक सामग्री की उपलब्धता हो, दैनिक योजना को लचीला बनाना, विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन करना, ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय के लोगों को शामिल करना, शिक्षा को दो तरफा संवाद बनाने के लिए मल्टीमीडिया और सूचना एवं संचार आदि का उपयोग करना, स्कूल की सारणी को विकेंद्रीकृत योजना बनाना। तो ढांचागत और भौतिक सामग्री की उपलब्धता हो, दैनिक योजना को लचीला बनाना, विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन हो, ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय के लोगों को शामिल करना हो, शिक्षा को दो तरफा संवाद बनाने के लिए मल्टीमीडिया और सूचना एवं संचार साधनों का उपयोग हो, स्कूल की सारणी को विकेंद्रीकृत योजना बनाना आदि था। अध्याय 5 में देखते हैं व्यवस्थागत सुधार। तो सामान्य स्कूल व्यवस्था विकसित की जाए ताकि देश के अलग अलग क्षेत्रों की तुलना गुणवत्ता सुनिश्चित करना हो, सेवाकालीन शिक्षण स्कूल में बदलाव का उत्प्रेरक हो, विद्यालय में सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को दिया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को फेल नहीं होते हैं केवल स्कूल की असफलता को दर्शाता है। तो इसका 5वें अध्याय में यह बताया गया कि सामान्य स्कूल जो है उसमें व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए ताकि देश के अलग अलग क्षेत्रों की तुलना में गुणवत्ता सुनिश्चित करना हो, एवं सेवाकालीन शिक्षण स्कूल में बदलाव का उत्प्रेरक हो, विद्यालय के सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को दिया जाना चाहिए और विद्यार्थी कभी फेल नहीं होते, केवल स्कूल की असफलता को दर्शाता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्राइमरी टू अप टू क्लास 2 नो होमवर्क हो, यानी प्राइमरी से लेकर कक्षा 2 तक कोई होमवर्क ना हो, कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 घंटा प्रतिदिन होमवर्क हो, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक पर 2 घंटा प्रतिदिन होमवर्क हो। तो होमवर्क प्राइमरी पे कोई भी होमवर्क ना हो, प्राइमरी से क्लास 2 तक, कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 घंटा प्रतिदिन हो, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पर 2 घंटा प्रतिदिन हो। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा के कारण होने वाले तनाव में कमी लाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किया जाना चाहिए। विषय वस्तु के बदले समस्या समाधान और समझ जांचने की दिशा में बदलाव हो, लघु परीक्षाओं की ओर बदलाव हो, लचीला समय सीमा के साथ परीक्षा हो, ऐसी नोडल एजेंसी की स्थापना हो जो प्रवेश परीक्षाओं के डिजाइन बनाए तथा उन्हें संचालित करे, स्कूली पाठ्यचर्या हो, पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक काम केंद्रित शिक्षा को अंग माना जाए। तो विषय वस्तु के बदले समस्या समाधान और समझ जांचने की दिशा में बदलाव किया जाए, लघु परीक्षाओं की ओर बदलाव हो, लचीला समय सीमा के साथ परीक्षा हो, ऐसी नोडल एजेंसी की स्थापना की जाए जो प्रवेश परीक्षाओं के डिजाइन बनाए तथा उन्हें संचालित करे, स्कूली पाठ्यचर्या में पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक काम केंद्रित शिक्षा को अंग माना जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। आज के सेशन में हमने NCF 2005 पढ़ा। अब हम नेक्स्ट सेशन में NCF 2005 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मैं आशा करता हूं आप लोग को NCF 2005 आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ से सीटेट में हर सब्जेक्ट में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से आसान भाषा में समझ में आया होगा। कमेंट में आप जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।